Hello dear students, how are you? Fine? Great. I am Sajan Bharadwaj and today I am with you with a new topic of our chapter number 9 and name of topic is conservation of momentum. Student, it is the last topic but very important one. I will try to discuss in detail. प्लीज आप इसको केयरफुली देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा, अदरवाइज इट इज लिटिल डिफिकल्ट. नाउ व्हाट कैन वी से? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज मोमेंटम. जब हम मोमेंटम वर्ड पढ़ेंगे तो यहां पर हमारी बुक में आमतौर पर मोमेंटम का जिक्र किया गया है, दैट इज लीनियर मोमेंटम. There are two words in linear momentum. One is linear, another is momentum. Linear means according to a straight line. क्योंकि आपकी क्लास अभी छोटी है 9th क्लास, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स केसेस हम नहीं स्टडी करेंगे, यहाँ बहुत सीधे सीधे केसेस को स्टडी करेंगे. तो लीनियर मीन्स अकॉर्डिंग टू ए स्ट्रेट लाइन एंड मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम इटसेल्फ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी आपको मोमेंटम के बारे में बता चुका हूं. सिंपली मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज mv. यूनिट लिखने हो तो m के लिए आएगा किलोग्राम और ये आएगा मीटर पर सेकंड. राइट. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अभी मैंने आपको केवल मोमेंटम बताया कि व्हाट इज मोमेंटम. आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स टू कीप समथिंग अनडिस्ट्रॉयड. किसी चीज को खत्म होने से बचाना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. आजकल बहुत सारी टर्म्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है, यानी इन सभी चीजों को हमने सेफ रखना है. अब मोमेंटम को आप कैसे रखेंगे, ये आपके काबू की चीज नहीं. इट इज ए नेचुरल फिनोमिना. कैसे, जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखो बेटा, अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें और साइंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई भी आइटम हो सकता है. इट मे बी ए स्मॉल टॉय, इट मे बी ए बिग ट्रक और इट मे बी द कंप्लीट अर्थ. एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन साइंस. लेट टू ऑब्जेक्ट्स, मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, से इट इज ए एंड दिस वन इज बी. अगर ऑब्जेक्ट होंगे तो मास भी होगा. हम मान लेते हैं लेट इट हैज द मास m1 एंड इट हैज द मास m2. इट इज मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम u1 कह देते हैं और इसकी वेलोसिटी को हम u2 कह देते हैं. से मान लीजिए u1 इज लिटिल हायर, u1 थोड़ी सी ज्यादा है. What will happen at a certain stage? एक स्टेज ऐसे आएगी जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टक्कर हो जाएगी. और इस स्टेज पर मोमेंटम, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, इसका फोर्स लगेगा इस साइड. आगे वाला जो टकरा गया है वो इसको पुश करने की कोशिश करेगा पीछे की तरफ. तो एक अगर आपके पास फोर्स F1 है तो दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, F2. अब ये है कोलिजन स्टेट. कोलिजन का मतलब जहां पर दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए हैं. कोलाइड के बाद ये ऑब्जेक्ट आपके पास पहले वाला एक ऑब्जेक्ट है फिर से, और ये आपका बी ऑब्जेक्ट है. इसकी वेलोसिटी अब v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई. राइट. मास आर अगेन सेम, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा. मास इसका जो पहले था वही रहेगा. नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझिए, एक रोड के ऊपर एक गाड़ी चल रही है और पीछे से दूसरी गाड़ी ज्यादा स्पीड में आती है. ज्यादा स्पीड में आने वाली गाड़ी अगली गाड़ी को पुश करती है. ठीक है. ये हमारे पास, मैंने पर्स किसी और एग्जांपल के लिए लिए थे. मान लीजिए हमारे पास एक कार है और ये पीछे से दूसरी कार आ रही है.
अब जैसे ये कार पीछे से इसको हिट करेगी, व्हाट विल हैपन, अगली कार थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, राइट। तो ये वेलोसिटी में चेंज होगा, कार का वजन नहीं बदलेगा, कार के पार्ट्स नहीं बिखरे अभी। अब अगर नहीं बदलेगा तो मोमेंटम देखते हैं। अब देखिए ए का मोमेंटम देखिए, इनिशियल स्टेज पर क्या है m1 u1, बी का क्या है m2 u2, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये बन गया, ये हुआ बिफोर कॉलिजन। थोड़ा सा वेट करिए, ये हमारे पास टक्कर के बाद की सिचुएशन है, यहां पर है m1 v1 और ये है m2 v2, दोनों को प्लस कर दिया, ये बाद की सिचुएशन है। ये लॉ अपने को ये बताएगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी जो हमारा m1 v1 लिखा गया है दैट इज इक्वल टू m2 v2 like this total is always equal to this total। मेरी बात क्लियर हुई? दोबारा सुनिए, टोटल मोमेंटम, आपके बुक में मोमेंटा वर्ड भी मिलेगा एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा होता, मोमेंटम्स नहीं लिखते। लॉ की डेफिनेशन है व्हेन टू और मोर बॉडीज, आपके सिलेबस में मोर का जिक्र नहीं है वैसे, इंटरैक्ट का मतलब एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं विद वन अनदर, देयर लीनियर मोमेंटम ये का है ये दूसरे का है, तो मोमेंटा प्लूरल हो गया। देयर लीनियर मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, यानी मोमेंटम बराबर बने रहते हैं, ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करें तो कोई तीसरा ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ये दो पर्स है, इस पर्स में कुछ मनी है, सेकंड वाले में भी कुछ मनी है, ठीक है। मैं दोनों को खाली कर देता हूं, यानी दोनों की टक्कर हो ही गई, ठीक है। बोथ स्ट्राइक विद ईच अदर एंड सडनली द मनी फॉल डाउन। अब मुझे नहीं पता पहले में कितना मनी है, दूसरे में कितना है, मैं उठा करके दोनों में वापस पैसे डाल देता हूं। क्या टोटल मनी जो पहले था दोनों पर्स का, और हमने थोड़े बहुत पैसे दाएं बाएं कर दिए, क्या बाद में टोटल में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। आप में से कुछ बच्चों को प्लेइंग कार्ड्स खेलने आते हैं, जब आप प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो टोटल प्लेइंग कार्ड हमारे पास 52 होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर गेम चलता रहता है, किसी के पास ज्यादा कार्ड चले गए, किसी के पास कम चले गए। एट द एंड ऑफ गेम क्या टोटल कार्ड बदल गए? से यस और नो? नहीं बदले, टोटल इज स्टिल 52। भले विनर के पास ज्यादा कार्ड आ गए हैं, लूजर के पास कम कार्ड आ गए हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन टोटल फिर से क्या रहेगा? सेम रहेगा। कंडीशन क्या है? कोई तीसरी पार्टी बीच में नहीं आए कि एक तीसरा बच्चा आया और 4 कार्ड उठा के चला गया, या जैसे हमने इन पर्स का मनी मान लीजिए निकल गया और उसमें से 1000 का नोट चुपके से किसी ने अपनी जेब में खिसका लिया। आजकल तो 1000 का नहीं आता, 500 का खिसका लिया। आप कहेंगे ना बहुत स्मार्ट आप लोग, कहेंगे सर 1000 का तो नोट ही नहीं आता, आपकी बात पकड़ ली हमने, तो 500 का गायब हो सकता है, टोटल बदल जाएगा ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव होगा? बहुत इजी है, वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए बस, और कुछ नहीं करना। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट ए है, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर ए इनिशियल मोमेंटम that is equal to m1 u1। फाइनल मोमेंटम कितना है इसका, या फाइनल वर्ड लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम शॉर्ट में लिख रहा हूं m1 v1। समझ में आ रहा है? यहां तक मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। देयरफॉर यहां तीसरी लाइन आएगी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये बन जाएगा फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो,
ध्यान से करना बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप लोगों ने पहले वाले वीडियो की बहुत एप्रिसिएशन दी है, आई एम सो थैंकफुल टू यू। एक स्टूडेंट शायद वंशम सोनी, ही सेड आई हैव द फर्स्ट व्यू, थैंक यू वंशम। तो ये बात ध्यान करेंगे। ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। अभी किसके मोमेंटम में चेंज आया? ए के मोमेंटम में, क्योंकि हमने ए की बात की। अब जब ये ए यहां टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो इस ए के मोमेंटम को रोकने के लिए सामने वाला ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। बी केयरफुल, मैं क्या कह रहा हूं, टकराएगा ए, रोकेगा बी। और सेकंड लॉ में आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्शनल फोर्स। अब एक्शनल तो ये हुआ भाई, ठीक है, और रेट के लिए क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहां लिखा मैंने चेंज इन मोमेंटम, और यहां लिखूंगा मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए ये पूरा काम t टाइम में हुआ, सिर्फ t, तो हम लिख देंगे m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। देयरफॉर लास्ट लाइन लिख रहा हूं यहां पर, f2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दोबारा देख लो, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही, बहुत स्लो करवा रहा हूं। वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ए का मास हमने m1 मान लिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1। बी का मास हमने m2 मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी u2। ऐसे ही ये कोलिजन पोजीशन है कि जब उनकी टक्कर हुई, और ये टकराने के बाद मास आर अगेन m1 m2, लेकिन वेलोसिटी v1 v2 हो गई। जो यहां u1 थी वहां v1 बन गई। अब हम केवल एक बॉडी के बारे में बात करें कि हमारी जो बॉडी ये है, हमने जस्ट इसी के बारे में बात की, क्योंकि ए में जिस तरह से चेंज होगा बी में सिमिलर चेंज होना है। तो हमने कहा भाई ए का इनिशियल मोमेंटम, देखो ये ए लिखा हुआ है यहां पर, इनिशियल मोमेंटम m1 u1, फाइनल मोमेंटम m1 v1, चेंज हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, और रेट के लिए टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। टाइम इज ऑलवेज सेम, टक्कर का टाइम सेम रहेगा दोनों के लिए, इसलिए फोर्स जो लगेगा ये लिख दिया। अब मैं यहां लिख रहा हूं सिमिलरली फॉर बी के लिए क्या होगा, अगर ये फोर्स F2 है तो उसके लिए लिखेंगे F1 इज इक्वल टू बी का, देखो इनिशियल मोमेंटम बनेगा ये, फाइनल मोमेंटम बनेगा ये, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, तो हम लिखेंगे m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास एक लॉ आता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जाके टकरा रहा है, ये एक्शन है, सामने वाला उसे रोक रहा है, ये रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, सो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहेगा, थर्ड लॉ अपने को, थर्ड लॉ कहेगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू माइनस F1। भाई हम ये कहते हैं ये F2 है, ये F1 है, तो F1 को पॉजिटिव माना तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कैसे भी लिख लीजिए। अब F1 की वैल्यू देखो ये रही, दिस वन F1 वैल्यू, ये है आपके पास m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t इज इक्वल टू, यहां से माइनस साइन बाहर है, F2 की वैल्यू लिखेंगे m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। t दोनों केस में कॉमन है बेटा, कट गया, ठीक है। अगले स्टेप में ये माइनस साइन ओपन करेंगे, ये आपके पास देखिए जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, माइनस साइन अंदर लेंगे, माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। ये नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ, ये नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ, फाइनल आंसर बनेगा m2 v2, इसको इधर ले आइए नेगेटिव वाले को, प्लस m1
v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल इनिशियल मोमेंटम is always equal to total final momentum। That's all। इतना सा टॉपिक है और बच्चे इसे इतना घबराते हैं, दे से सर इट इज टू डिफिकल्ट, इट इज टू डिफिकल्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया ना? तो फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा ब्रीफ। पहले केवल एक ऑब्जेक्ट की बात करिए, उसका इनिशियल मोमेंटम लिखना है m1 u1, उसी का फाइनल मोमेंटम लिखना है m1 v1, उसी का डिफरेंस बना देना है, उसी को टाइम से डिवाइड करना है। पहले पूरी स्टोरी एक ही सुनानी है और फिर कह देना जी जैसे ए के साथ हुआ वैसा ही बी के साथ। तो ए का फोर्स तक हमने यहां किया, जैसा ए के साथ है एग्जैक्टली वैसा बी के साथ बोला कि फॉर बी F2 था ये फोर्स, इसका नाम F1 रख दिया। बी के लिए मास देखो ये m2 है, ये मास m2 हो गया। बी की फाइनल वेलोसिटी v2 है, बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, दोनों आमने सामने रखे, टी से टी कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद सिर्फ ये करना है जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसके दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक तरफ आपका इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा और एक तरफ क्या बन जाएगा, फाइनल। और दोनों के बीच में किसका साइन दिख रहा है बेटा, यहाँ प्लस। प्लस का मतलब यह कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वेरीफाइड। यानी टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। डेफिनेशन भी यही कहती है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, अब चाहे आमने सामने से कोलाइड करें चाहे आगे पीछे से करें, their total momentum always remains conserved provided there should be no external disturbance। ठीक है, बुक में लिखा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो बस वो दो ही हैं, तीसरा कोई साथ में नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस वीडियो को एक से ज्यादा बार देखिए, कंप्लीट देखिए, स्लोली पीसेस में देखिए, राइट करके देखिए। Certainly you will enjoy it. Thank you very much. Stay safe, stay healthy.